नमस्कार। कथा कहानी किस्सा हिंदी कहानियों की हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना का समय कब का बीत गया, लेकिन अपनी निशानी के रूप में वो मास्क छोड़ गया है। क्या मास्क लगाना हम भूल रहे हैं? क्या मास्क अब उतरना नहीं चाहिए? इन सवालों को ढूंढती हुई आज की कहानी सुनिए, जिसे लिखा है भानु प्रताप ने और जिसका शीर्षक है मास्क। आज भी जल्दी जल्दी में वो मास्क लगाना भूल गया। कैसे दिन आ गए हैं, अपनों से ही मुंह छुपाना पड़ रहा है। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब ऐसे दूर हुए हैं कि पूछो मत। पॉजिटिव जैसा कुछ आपके मुंह से सुन भर लिया तो सब भाग खड़े होते हैं। किसी की छींक, खांसी अपने लिए खतरे की घंटी जैसा हो गया है। जो बेचारे परलोक सिधार रहे हैं, उनकी अंतिम विदाई भी पीछा छुड़ाने जैसी ही हो रही है। पिछले 5-6 महीने तो राम राम करते हुए बीते हैं। आगे देखो ऊपर वाले ने क्या लिखा हुआ है। उसने रुमाल निकालकर मुंह पर बांध दिया। बस में बैठा तो कंडक्टर ने टिकट के लिए पूछा। बिना मास्क लगाए कंडक्टर से उसने कहा, भैया मास्क काहे नहीं लगाए हो? कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा। सामने की सीट पर बिना मास्क लगाए बैठी युवती को देखते हुए बोला, सूरत शक्ल अच्छी है, मास्क क्यों लगाएं? उसके बाद छुट्टे नहीं है कह के कंडक्टर ने 1 रुपया वापस नहीं किया। बस से उतरते हुए उसने देखा कि अधिकतर लोग कंडक्टर से अपना 1 रुपया मांग रहे हैं। कंडक्टर कल सबको रुपया वापस करने का वादा कर रहा है। उसका कल किसी ने नहीं देखा। ऑफिस में अब बहुत दिनों बाद कुछ चहल पहल हुई है। लोगों को घर पर बैठने की ऐसी आदत लग गई है कि ऑफिस आना ही नहीं चाहते। पहले ही कौन सा तीर चला रहे थे। सबके चेहरे पर इतने दिनों से मास्क चढ़े हुए थे। अब ऑफिस आते ही सबसे पहला काम मास्क उतारना होता है। लॉकडाउन से पहले भी हमेशा लेट आने वाले कौशिक बाबू अब तो और भी देर से आते हैं। कोई पूछे तो किसी की बीमारी की बात करने लगते हैं। ऑफिस से पहले चले जाने की उनकी आदत तो शुरू से ही है। अब तो किसी से पूछने की भी वो जरूरत नहीं समझते। उसकी सीट के बगल वाले शर्मा जी बता रहे हैं कि उनके मोहल्ले के एक सज्जन की आज सुबह ही मौत हुई है। वो ऑफिस आने से पहले वहीं से होते हुए आए हैं। साथियों के चेहरे पर आशंका को देखते हुए उन्होंने सफाई दी कि वो घर के अंदर नहीं गए, बाहर से ही चेहरा दिखाकर चले आए। अंदर क्या करने जाते? उनका कहना है कि आजकल के माहौल में अपनी जान बचाओ। शर्मा जी ऑफिस पहुंचकर अपने स्वामी जी महाराज की परलोक की चर्चा मोबाइल पर रोज सुनते हैं, लेकिन इस लोक के अपनों के लिए उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है। स्टोर कीपर गुप्ता के सामने ठेकेदार किशनलाल बैठे हैं। दोनों ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों से तौल रहे हैं। कोई भी अपना 1% छोड़ना नहीं चाहता। बैलेंस खराब होता है भाई, ऐसे कैसे छोड़ दें? किशनलाल ने चेहरे से मास्क हटाया और चुपचाप गुप्ता से कुछ कहा। गुप्ता ने पहले तो त्योरियां चढ़ाई, फिर गर्दन हिलाकर मुस्कान दिखाई। किशनलाल ने सलाम ठोका और बाहर चला गया। उसे अपनी ओर देखते हुए पाकर गुप्ता ने पान मुंह में दबाते हुए कहा, क्या बात है जी, कम से कम किसी से बात तो करने दिया करो। तुम्हें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें तो हमारा हक मिलना चाहिए। अभी भी कब से पीछे पड़ी है वैष्णो देवी जाने के लिए, अब प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। बड़े बाबू गुरजीत सिंह सुबह से ही फाइलों में न जाने क्या ढूंढ रहे हैं। कभी एक फाइल देखते हैं तो कभी दूसरी। वो अपने मेडिकल बिल के कागजों को लेकर बहुत परेशान है। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर माना था, साइन करने के लिए तैयार नहीं था। 1000 रुपए लिए तब साइन किए। गुरजीत सिंह का पारा उस दिन बहुत हाई था। डॉक्टरों को लगातार गाली देते हुए वो कह रहे थे, कहने को मानवता के नाम पे लगे हैं, कमबख्त बिना पैसे के कुछ भी करने को तैयार नहीं। किसी ने पीछे से छौंक लगाई, बाबूजी ये डॉक्टर गरीब गुरबों तक को नहीं छोड़ते, फर्जी बिल वालों को कैसे छोड़ेंगे? चपरासी ने आकर उससे कहा कि साहब बुला रहे हैं। उसने मुंह पर रुमाल अच्छी तरह से बांध लिया। डायरेक्टर की फाइल के बारे में पूछ रहे होंगे, ये सोचकर उसने फाइल उठाई और साहब के कमरे की तरफ चल दिया। साहब लंबे कद के हैंडसम व्यक्ति हैं, बड़ी नफासत से रहते हैं। नए नए कपड़े पहनना, बड़े होटलों में खाना उनके प्रिय शौक हैं। पत्नी भी किसी सरकारी विभाग में अधिकारी हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है। साहब ने फाइल देखी तो झुंझलाते हुए कहा, अरे ये नहीं भाई, नई भर्ती वाली फाइल चाहिए मुझे। वो वापस अपने कमरे में आया और नई भर्ती वाली फाइल लेकर साहब के पास पहुंचा। अरे तुमने अभी तक इस पर नोटिंग भी नहीं की, कितना समय लगेगा इसमें?
उसने फाइल के ऊपर झुकते हुए साहब को बताया कि पेज नंबर 31 पर नोटिंग की हुई है। साहब ने उसे देखकर कहा, अरे तुम तो ऊपर ही चढ़े आ रहे हो, थोड़ा पीछे रहकर बात करो। वो मनी मन सोच रहा था कि आज भी नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया है, साहब पीछे हटने को क्यों कह रहे हैं। अरे ये सब क्या लिख दिया तुमने? किसने कहा था तुम्हें ऐसा लिखने को? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था तुमसे। जबरदस्ती अपना दिमाग तुम लोग क्यों चलाते हो? वो सकपका गया। ऐसा क्या लिख दिया उसने? उसके चेहरे पर असमंजस देखकर साहब बिफर पड़े। ये उम्मीदवार जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं रखता। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? कैसे लिख दिया आपने? उसने कहा, लेकिन सर विज्ञापन में जो दिखाया गया है उसके हिसाब से तो इस लड़के के पास जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं है। साहब झुंझला गए। ये कौन डिसाइड करेगा कि जरूरी क्वालिफिकेशन है या नहीं? ज्यादा दिमाग मत चलाया करिए। गलतियां तुम लोग करते हो और ऊपर जवाब मुझे देना पड़ता है। ये पेज निकालकर दोबारा से नोटिंग करके लाओ, कहकर साहब ने फाइल उसकी तरफ फेंक दी। कमरे में आया तो देखा चाय का दौर चल रहा है। वो चाय पीता नहीं है, इसलिए किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वर्मा बहन जी अपनी सीट पर बैठी महामृत्युंजय का जाप कर रही हैं। पति की 2 महीने पहले तबीयत खराब हो गई थी। रोती रोती उसके पास आई थीं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए दिन रात एक कर दिया था उसने। कहाँ कहाँ नहीं गया था वो। साहब जिस फाइल पर नाराज हुए थे वो भी तो वर्मा बहन जी का ही काम है। पहले जय सिया राम की माला जपती थी, अब आजकल महामृत्युंजय का पाठ कर रही हैं। लंच के बाद साहब का आदेश आया कि निदेशालय से कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस आई हैं, सभी लोग 4 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाएं। आधे लोगों की तो जान ही निकल गई। 4 बजे तक तो घर पहुंचकर वो चाय पी रहे होते हैं, लेकिन आदेश है तो कैसे टाला जा सकता है। 4 बजे सभी कर्मचारी कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा हो गए। साहब के आते ही सब लोग खामोश हो गए। साहब ने बताया कि निदेशालय से नाराजगी जाहिर की गई है क्योंकि कार्यालयों में महामारी से संबंधित गाइडलाइन का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और कल तक मिल जाएंगी। मंत्री जी के कार्यालय में रोज रिपोर्ट पहुंचनी है, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति को यह रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी देनी होगी। बड़े बाबूजी से साहब ने किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नामित करने के लिए कहा तो उसे पता था कि वो उसी का नाम लेंगे। वही हुआ। बड़े बाबू ने उसका नाम आगे बढ़ा दिया। ईमानदारी और मेहनत से काम करने का इनाम उसे हमेशा मिलता है और ये इनाम होता है और ज्यादा काम। साथियों ने गुरजीत सिंह की हाँ में हाँ मिलाई। देखिए साहब, ये तो निर्देशों का इतना पालन करते हैं कि उन्होंने अभी तक चेहरे से मास्क भी नहीं उतारा है। गुप्ता ने उसे छेड़ते हुए कहा, अब तो रुमाल हटा लीजिए, बहुत दिनों से आपका चेहरा भी नहीं देखा है, एक बार सबको दिखा दीजिए अपना चेहरा। साथी हंसने लगे। उसने साहब की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रहे थे। उसे सुबह से ही आज अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। किस बात की छटपटाहट है? उसने धीरे धीरे चेहरे से रुमाल हटा लिया। लोग हंसने लगे। वो बोला, मैंने मास्क उतार दिया है, देख लो चेहरा, मेरे चेहरे पर कोई मास्क नहीं है, अब तुम लोग भी उतारो अपने अपने मास्क। उसकी आवाज में आज कुछ अलग ही गंभीरता थी, गहराई थी। ज्यादातर लोगों ने तो मास्क उतारे ही हुए थे, बाकी ने भी अपने मास्क उतार दिए। उसने साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप भी उतारिए अपना मास्क। साहब ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा और फिर बोले, मैंने तो मास्क लगाया ही नहीं है। वो कड़क आवाज में चिल्लाया, आप में से किसी ने भी अपना मास्क नहीं उतारा है, सबके चेहरे मास्क से ढके हुए हैं। उतारो अपने अपने मास्क, दिखाओ अपना असली चेहरा, दिखाओ अपना गंदा चेहरा। कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित लोगों के चेहरे अचानक धुआं धुआं से होने लगे। लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। जतन से मुंह पर सजाए गए अदृश्य मास्क धीरे धीरे पिघल रहे थे। मास्क। अभी आपने भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुनी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।